नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आज बात होगी कारगिल विजय दिवस को लेकर। आज का दिन सिर्फ तारीख नहीं, ये वो एहसास है जो हर हिंदुस्तानी के सीने में शौर्य, गर्व और बलिदान के साथ धड़कता है। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। आज पूरा देश उन वीरों को याद कर रहा है जिन्होंने 1999 की कारगिल जंग में दुश्मन पाक को पीछे खदेड़कर मातृभूमि की रक्षा की और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लद्दाख के द्रास में युद्ध स्मारक पर देश नतमस्तक हुआ। वीरों के चरणों में उनके अदम्य साहस और अमर बलिदान को नमन किया गया। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक हर कोई वीरों को अदम्य साहस के लिए नमन कर रहा है। आइए आज के दिन खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे इस विशेष रिपोर्ट के साथ। ये सिर झुका नहीं, ये राष्ट्र श्रद्धा से नतमस्तक है। आज 26 जुलाई है, कारगिल विजय दिवस। वो तारीख जब भारत के सपूतों ने दुश्मन को करारा जवाब दिया, जब बर्फ से ढके मोर्चों पर हमारे जवानों ने सीने पर गोली खाई, लेकिन तिरंगा कभी झुकने नहीं दिया। कारगिल वो लड़ाई नहीं थी, एक कसम थी। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये धोखे के खिलाफ भारत की सबसे सीधी और साफ चेतावनी थी। मई 1999 जब भारत को पता चला कि पाकिस्तानी घुसपैठी कारगिल सेक्टर की ऊंचाइयों पर कब्जा जमा चुके हैं, तब सेना को एक सीधा आदेश मिला, हर इंच जमीन वापस चाहिए, लेकिन सीमा पार नहीं करनी। यह युद्ध भारत की सीमित लेकिन निर्णायक सैन्य रणनीति का प्रतीक बन गया। दुश्मन ऊंचाई पर था, लेकिन हमारी हिम्मत उनसे कहीं ऊपर थी। टाइगर हिल, तोलोलिंग, बत्रा टॉप, ये सिर्फ पहाड़ नहीं थे, ये भारत के जाबाजों की परीक्षा थी। दुश्मन की चौकियों को एक एक कर तबाह किया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन अनुज नायर, राइफलमैन संजय कुमार, ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, इन जवानों ने असंभव को संभव कर दिखाया। जमीन पर जवानों ने हर बंकर, हर मोर्चा दुश्मन से छीना। खून से लथपथ बर्फ थी, लेकिन तिरंगा सीधा लहरा रहा था। 14 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया गया और 26 जुलाई को भारत ने आधिकारिक रूप से कारगिल युद्ध में विजय की घोषणा की। 527 जवान शहीद हुए, 1300 से ज्यादा जवान घायल हुए, लेकिन भारत की सरहद अडिग और अभेद्य रही। आज देश के शीर्ष नेतृत्व ने वीर गति को प्राप्त जवानों को कृतज्ञता के साथ नमन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मां भारती के अमर सपूतों को शत शत नमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे देश के अदम्य साहस और संकल्प का प्रतीक दिवस बताया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि इन वीरों का बलिदान भारत की आत्मा में रचा बसा है। नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर थल, जल और वायुसेना के प्रमुखों ने शौर्य और समर्पण की उस गाथा को फिर से जीवंत किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान सहित सभी सेना नायकों ने पुष्प चक्र अर्पित कर वीरों को अंतिम सलामी दी। आज द्रास में शहीदों के परिवार भी पहुंचे। कोई बेटे की फोटो लेकर आया, तो कोई तिरंगे में लिपटे सपनों की यादें लेकर। यही है भारत की मिट्टी, जो सपूत भी देती है और उनको श्रद्धा से याद भी करती है। कारगिल विजय दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं, ये भारतवासियों के लिए संघर्ष, संकल्प और सम्मान का प्रतीक है। आज हम सब फिर एक बार याद करते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट अनुज नायर, ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव जैसे वो नाम जिन्होंने कहा था कि या तो तिरंगा लहरा कर लौटूंगा या उसमें लिपट कर, लेकिन लौटूंगा जरूर। आज पूरा देश उन वीरों को शत शत नमन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन। तो देखिए, ये विक्रम बत्रा के शब्द हम आपको बता रहे हैं, जहां उनका जज्बा आप इन शब्दों से समझ पाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने जो है अपना अदम्य साहस दिखाया। तो वहीं युद्ध के प्रमुख स्थल भी आपको दिखा रहे हैं, टाइगर हिल, तोलोलिंग, बत्रा टॉप, और ये तमाम वो इलाके जहां पर बेहद ही मुश्किल टेरेन है ये। और कारगिल विजय दिवस शौर्य, बलिदान और अडिग संकल्प की 26वीं वर्षगांठ है। कैप्टन विक्रम बत्रा, ये दिल मांगे मोर उनकी ओर से कहा गया था, और वो तमाम जाबाज वीर भारत के जिन्होंने कारगिल विजय दिवस जो है इसको पूर्ण किया। और देखिए, कारगिल दिवस अगर हम मनाते हैं, 26 साल इसको पूरे हो रहे हैं, ये परिचय है भारत के अदम्य साहस का और भारत की अभेद्य रणनीति का। क्योंकि जिस समय ये युद्ध हुआ उस समय सभी पहलू दुश्मन पाक के पक्ष में थे, लेकिन जो परिणाम आया
जो परिणाम सामने आया वो भारत के पक्ष में रहा। और ऐसे में ग्राफिक्स के माध्यम से आपको तमाम वो पहलू भी बता रहे हैं कि किस तरीके से ये युद्ध जो है वो भारत के लिए बेहद निर्णायक साबित हुआ है और भारत ने दुश्मन पाक को इसमें धूल चटाने का काम किया है। और पूरी टाइमलाइन भी आपके सामने किस तरीके से 26 जुलाई 1999 को भारत की आधिकारिक विजय हुई और भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से धूल चटाने का काम किया था। तो देखिए, कारगिल विजय दिवस से लेकर आज का भारत अगर हम देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर तक, एक लंबा सफर भारत ने तय किया है और भारत कई मायनों में अब बदला है। भारत अपने अदम्य साहस का परिचय अब पूरी दुनिया के सामने देता हुआ जो है नजर आता है और हर एक मोर्चे पर भारत जो है खुद को डिफेंड करने में पूरी तरह सक्षम है। और कारगिल से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक आपने बदलते भारत को देखा है, भारत की बदलती रणनीति को देखा है। लेकिन आज कारगिल विजय दिवस को 26 साल पूरे हो रहे हैं और वही संदेश अब भी भारत का कि भारत की ओर अगर कोई नजरें टेढ़ी करके देखेगा तो भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। भारत के अंदर जो जज्बा है, जो अदम्य साहस भारत के वीर सपूत अपने अंदर लेकर बॉर्डर्स पर खड़े होते हैं, वो ताकत रखते हैं कि दुश्मन देश को खदेड़ा जा सके। क्योंकि अगर इस पूरे युद्ध की नींव की बात करें तो धोखेबाजी और छल कपट के साथ इस युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। पहाड़ियां ऊंची थी जिनके ऊपर से पाकिस्तान जो है वो लगातार भारत पर हमला कर रहा था, भारत की जमीन को हथियाने का काम कर रहा था। लेकिन भारत के वीर सपूतों ने अपना जीवन दान देकर या कहें कि अपनी पूर्ण आहुति देकर भारत माता के लिए लड़ाई लड़ी और 500 से ज्यादा वीर जवान इस युद्ध में शहीद हुए हैं, कई जवान इसमें घायल हुए। लेकिन भारत के अदम्य साहस का परिचय देने में इन वीर सपूतों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है और यही सफर आपने देखा है। 26 साल इसको पूरे हो रहे हैं और 26 साल में किस तरीके से भारत बदला है, हाईटेक हुआ है। हर एक मोर्चे पर भारत ने अदम्य साहस का परिचय दिया है और ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको उस युद्ध के समय की पूरी टाइमलाइन बता रहे हैं, किस तरीके से समय काल पूरा रहा है। और 4 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया गया और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया और आज वही दिन 26 साल इसको पूरे हो रहे हैं और भारत अपने वीर सपूतों को याद करते हुए उनके सामने नतमस्तक होते हुए, क्योंकि उनकी बदौलत ही भारत जो है वो सुरक्षित है। वो जवान जो कि बॉर्डर्स पर खड़े रहते हैं देशवासियों की रक्षा के लिए, उन्हीं की बदौलत आज हमारा देश सुरक्षित है। और इस बीच चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। बेहद ही खास पैनल आज के दिन हमने बुलाया है ताकि कारगिल विजय दिवस पर जो है एक डीप डिस्कशन हम कर पाए। हमारे साथ संजय खन्ना जी जुड़ गए हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ एमजे ऑगस्टिन भी जुड़ गए हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इसी के साथ विनोद दत्ता, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो मैं शुरुआत ऑगस्टिन जी आपसे कर रही हूँ। तो देखिए, कारगिल विजय दिवस इस नाम को लेते ही मन में एक वो एहसास होता है कि भारत कितनी ज्यादा क्षमता के साथ जो है अपना डिफेंड वो खुद को कर सकता है। और जब जब कारगिल विजय दिवस की बात आती है तो हर एक भारतवासी अपने आप में जो है गौरवान्वित हो जाता है। ऐसे में आपके लिए कारगिल विजय दिवस का व्यक्तिगत रूप से किस तरीके का भाव मन में आता है, कैसे आप इसे देखते हैं? और एक लंबा सफर भी हमने तय किया है कारगिल से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, तो ऐसे में बदलते भारत को आप किस तरीके से देखते हैं? लड़ाई और जो लगभग 3 महीने चला, तो मैंने 3 से 4 सप्ताह, और ये जो ऑप्शन इसमें एक चीज बिल्कुल नहीं बदला है, 2 चीजें बिल्कुल नहीं बदली हैं। एक है पाकिस्तान का झूठ और दूसरा है, जैसे आपने सही फरमाया, पाकिस्तान का छल कपट। आपको दर्शकों को जानकर विश्वास नहीं होगा, ये बात मैं कहूँ तो अपनी जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जो उनके जो भी जवान थे, जो उन्होंने अपने देश के लिए जान की आहुति की थी, उनके अफसर जो अपने देश के जान की आहुति थी, उनका लास्ट तक जाने से मना कर दिया लोगों ने। ये कर्नल परवेज मुशर्रफ जो वो कर्नल थे, उनका एक प्लान था जो वो
जनरल बन के जब वो उन्होंने कू के दौरान कू करके अपने देश को कब्जे में किया इसके बाद तुरंत, ये उनका जो कर्नल के दौरान इन्होंने जो वॉर गेमिंग करी थी उसका एक नतीजा है कारगिल, जो कारगिल चल रहा है। और मुझे अच्छी तरह याद है ये दिल मांगती मोर जो विक्रम बत्रा का जो कंपनी का अटैक के बाद का जो फॉरवर्ड था कि हमने वो पर्टिकुलर बंकर को हमने यूनिवर्सिटी कर दिया है, वो एक पेप्सी का ऐड हुआ करता था ये दिल मांगे मोर, तो वो भी उसके बाद जाया करता था, वो भी मुझे अच्छे से याद है। मैं उस समय 2000 में पोस्ट था जिसने को निष्ठाबूत किया था। और अगर मैं ड्यू रिस्पेक्ट नहीं कहूँ, अगर टर्निंग पॉइंट रहा इस वॉर में वो था भारतीय वायुसेना शामिल करना। शुरू में भारतीय वायुसेना शामिल नहीं हुई थी, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन भी है और बहुत अच्छा सही रीजन भी है, क्योंकि उस दौरान सोच ये था कि अगर वायुसेना को जब आप किसी की लड़ाई में इंक्लूड करते हैं तो वो उसकी एस्केलेटरी लैडर में या एस्केलेटरी पायदान में ऊपर आ जाता है, ऑल आउट वॉर होने की संभावना हो जाती है, जो उस समय सिर्फ LOC LAC पे उसी में था जो वॉर जो है। हम IB क्रॉस नहीं किया, उन्होंने भी IB क्रॉस किया। तो उस दौरान हमने ये सोचा था कि शुरू में हम सिर्फ आर्मी को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब हमारे आदमी का कैजुअलिटी रेट बढ़ने लगा तब जाकर हमने एफओ को उतारा। वो एक टर्निंग पॉइंट रहा एफओ को उतारने में। मुल्तान जैसे ही याद है 27 जहाज MiG-27 वो उन जहाजों में सबसे पहले जाकर मुल्तान को जैसे बारूद कर दिया, बाकी बचा जो है हमने पूरा किया था। चीजें और बताऊँ, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी उस समय इस्तेमाल हुई थी जो आज भी हो रही है। ऑगस्टिन जी, मैं आपके पास लौटूंगी और आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए संजय जी के पास ले जाऊंगी। संजय जी, देखिए उस समय जो मुश्किलें थी वो भारत के लिए बहुत थी, क्योंकि भारत विश्वास करता है कि अपने लिमिट्स में रहकर लड़ना है। भारत ने तब भी डिसाइड किया कि वो अपनी सीमा से बाहर नहीं जाएगा। ऐसे में अभी भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आम लोगों को नहीं पता है। सेना की क्या कुछ भूमिका उसमें रही है, क्या कुछ कठिनाइयां सामने आई। ऑपरेशन सफेद चादर का भी जिक्र करें तो बहुत ज्यादा मुश्किल टेरेन था, वहां पर दुश्मन ऊपर से हमला कर रहा था, लेकिन भारत के हौसले जो थे वो ऊपर थे उन पहाड़ियों से भी, इसलिए भारत ने इसमें जीत हासिल की। ऐसे में क्या कुछ उस समय की रणनीति रही, किस तरीके से भारत के लिए सबसे ज्यादा कठिन मोर्चा कौन सा रहा? संजय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? संजय जी तक हमारा संपर्क नहीं बैठ पा रहा है। विनोद जी, आपके पास आऊंगी, आपसे भी मेरा सेम सवाल रहेगा कि उस समय सबसे ज्यादा कठिन मोर्चा भारत के लिए कौन सा रहा था? देखिए, मैं खुद उस युद्ध का हिस्सा रहा हूं और सबसे बड़ी चीज या चुनौती थी, क्योंकि ये जो कारगिल युद्ध था वो 4 मई को विधिवत रूप से ऑपरेशन विजय लॉन्च हुआ और 26 जुलाई आज के दिन इसको मतलब सीज फायर डिक्लेयर होकर इस ऑपरेशन को क्लोज कर दिया गया। उससे पहले, क्योंकि मैं उधर ही उसी वैली सेक्टर में ही पोस्टेड था, तो उससे पहले हमारी जो रसद जाती थी, जो कॉन्वॉय जाती थी, पाकिस्तान उनको बिल्कुल जाने नहीं देता था। दिन में भी फायरिंग होती थी, तो कॉन्वॉय को रात में मूव किया जाता था और रात से पहाड़ों में रसद पहुंचाना कितना मुश्किल हो सकता है ये आप समझ सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौती थी कि पाकिस्तान ने ये जो ऑपरेशन कोहे पैमा नाम दिया था पाकिस्तान आर्मी ने, उन्होंने ये 10 बंकरों से शुरुआत की थी, लेकिन उनका जो लालच है वो बढ़ता गया और उन्होंने अपने जो बंकर थे, जिनको वो संघर्ष कहते थे, वो इतने मजबूत और अपनी 6 महीने तक की रसद वहां अपनी जमा रखी थी और वो हाइट्स पे थे, हम लोग लोअर हाइट्स पे थे। और अपहिल, देखिए फौज में एक कहावत है, माउंटेन सी ट्रुप्स, और अगर आपको पहाड़ों में हमला करना है तो अगर दुश्मन की नफरी 100 की है तो आपको 900 जवानों की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब चीजें देखते हुए इक्विपमेंट हमारे पास उतना मुफीद नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑलरेडी ऑफ द शेल्फ ये इक्विपमेंट खरीद लिया था। और इसीलिए मैंने शुरुआत में बात बोली थी कि हर पहलू दुश्मन के पक्ष में था, लेकिन परिणाम उसके पक्ष में नहीं आया, क्योंकि भारत के हौसले बुलंद थे। जी
बिल्कुल। देखिए, क्योंकि भारत उसने केवल भारत की जो ताकत थी उसको आजमाया था। उसने ये नहीं देखा कि भारत के हौसले कितने बुलंद हैं। भारतीय सेना पूरे विश्व में जानी जाती है कि किस तरह से हम हमारे जो जवान हैं, हमारे जो जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हैं, हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है, वो इतनी काबिल है, क्योंकि हमारे यहाँ वी आर ए प्रोफेशनल आर्मी। हम लोग एक बैटल हार्डन्ड आर्मी है। हमारे यहाँ केवल एक ही चीज सिखाई जाती है कि विजय या वीर गति। कोई रनर्स अप प्राइज नहीं है, पाकिस्तान की तरह नहीं है जैसे ऑगस्टीन साहब ने कहा था कि पाकिस्तान निरंतर झूठ बोलता रहता है। तो जितने युद्ध हारा है उतने ही तमगे वो अपनी वर्दियों पे सिलवा लेते हैं। तो ये उनको पता होना चाहिए कि भाई किस तरह से हमारे जवानों ने, और ये देखिए ये जीत यंग लीडरशिप की थी। इसमें जितने लोग शहीद हुए थे वो सारे यंग थे, 20 से लेके करीब 24, 25, 26 साल तक के जो युवा थे, चाहे वो ऑफिसर्स थे, जेसीओ थे या जवान थे। तो ये बताता है कि किस तरह के मोटिवेटेड सोल्जर्स हैं। आपने देखा विक्रम बत्रा, क्योंकि मैं उसी सेक्टर में था जब उन्होंने कहा ये दिल मांगे मोर। कर्नल जोशी जो उस समय मतलब ऑफिशिएटिंग कमांडिंग ऑफिसर थे 13 जैकरिफ के, वो मेरे कोर्समेट भी हैं। तो ये मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किस तरह का जुनून और जज्बा था विक्रम बत्रा के अंदर कि एक पोस्ट जीतने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अगली पोस्ट भी जीतना चाहूंगा और मैं अपनी जो विक्ट्री है उसको कंसोलिडेट करना चाहूंगा अपनी पलटन के लिए और अपने देश के लिए। तो इस तरह के नौजवान थे, विजयन थापर और भी कई इस तरह के नाम है। 541 लोगों ने अपनी शहादत दी और ये बताया कि भारत बिना LOC क्रॉस किए, आपने देखिए कैसे ऑपरेशन सिंदूर में 50 केवल इक्विपमेंट इस्तेमाल किए गए भारत में, और हमारी जो रेंज और डेप्थ है इन्वेंट्री की वो करीब 3,75,000 है। तो पाकिस्तान को एकदम सबक मिला है कि साहब भारत से पंगा नहीं लेना। आज देखिए उसकी जो टोन एंड टेनर है उन दोनों में कभी आई है और वो अब नेगोशिएटिंग टेबल पे आ चुका है। तो भारत ने बिल्कुल हमेशा एक ऑब्जेक्टिव जो है वो बिल्कुल सटीक रखा है। और हमेशा से भारत का पॉइंट भी क्लियर रहा है कि भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो भारत छोड़ता भी नहीं है। बार बार इस बात का जो है उदाहरण भारत ने दिया है और बार बार अपनी हार का स्वाद पाकिस्तान चखता नजर आया है। हमारे साथ संजय जी भी जुड़े हुए लगातार। संजय जी, आपके पास आऊंगी। बात हो रही है कि किस तरीके से हौसले बढ़ाए गए, क्योंकि हौसला एक लड़ाई में सबसे प्लस फैक्टर का काम करता है। क्योंकि जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि भारत के इक्विपमेंट्स जो हैं वो उतने नहीं थे जितने की लड़ाई के लिए चाहिए होते हैं, और प्लस फैक्टर पाकिस्तान के पास ये था कि वो पहाड़ियों के ऊपर से हमला कर रहा था, चाहे वो टाइगर हिल हो, तोलोलिंग हो, बत्रा टॉप हो, वहां से पाकिस्तान हमला कर रहा था। ऐसे में फ्रंट लाइन के जो सैनिक है उनको मोटिवेट करने का काम उस समय किस तरीके से किया गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके जो दर्शक हैं उन सबको कारगिल विजय दिवस की जो है बहुत बहुत बधाई देता हूं। और भगवान करे कि आगे कोई योजनाओं पर अगर होगा तो मैं यकीन से 200% बोलता हूं कि इंडियन आर्म फोर्सेज जो है वो पक्का जो है जो भी दुश्मन होगा उसको बर्बाद करेंगे और हमारे देश के लिए जो विजय हासिल करेंगे। अब आप बात कर रहे थे कि लीडरशिप का, देखिए जब ये जंग छिड़ी थी तो उस टाइम हमने मिस कैलकुलेशन कर दिया था कि जो ये बटालिक सेक्टर में और भी जगहों पे जो है जो पाकिस्तानी रेगुलर फोर्स NLI के यूनिट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने ऊंची हाइट्स, डोमिनेटिंग हाइट जो है नेशनल हाईवे 1 अल्फा को कवर करते हुए जो है उन्होंने ऑक्यूपाई की थी। और उसकी वजह यह थी कि वो चाहते थे कि इस रूट पे जो है इंडियन आर्मी की ना रिजर्व, अगर वहां पे हम अटैक करते हैं तो ना रिजर्व जा पाए और ना जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, खाद्य सामग्री है, एमिनेशन है, वो इस इलाके में जा पाए। दूसरा वो चाहते थे कि लेह लद्दाख का एरिया जो है वो बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाए और आगे सियाचिन का भी। तो उनका ये पूरा मंशा था, पर वो विफल रहे। अब इसके अंदर जो है जैसा अभी ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे कि हाई ऑल्टीट्यूड में जो है बहुत मुश्किल है कोई भी अटैक करना, क्योंकि दुश्मन डोमिनेटिंग पोजीशन पे होता है और जो जहां से आपको रास्ता मिलता है, पगडंडी मिलती है या नहीं भी मिले, वो बहुत ही छोटा इलाका होता है
और दुश्मन आपको ऊंचाई से देख रहा है तो वो आपको कभी भी जो है आपके ऊपर फायर कर सकता है जी। तो इसके अंदर जूनियर लीडरशिप जो है उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। और जो हमारे जूनियर लीडर्स थे जैसे विक्रम बत्रा हो गए, मनोज पांडे हो गए और भी बहुत से हैं जिनके नाम हम सबको पता है, तो इन सब ने अपने व्यक्तिगत जो है उन्होंने वहां कार्रवाई जो की है उसके बल पे जो है उन्होंने अपने जो ट्रुप्स थे, जो उनके नीचे जवान थे जिनको वो लीड कर रहे थे, उनके अंदर इतना ज्यादा आत्मबल आत्मशक्ति जो है पैदा कर दी, जिसकी वजह से जो लड़ाई ये पूरे विश्व में जो है इस लड़ाई का उदाहरण दिया जाता है कि हाई अल्टीट्यूड में जहाँ पे 18,000 फीट तक जो है हम लड़े हैं, वो किस तरह से जो अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, हमारे अंदर जज्बा है, जूनियर लीडरशिप सक्षम है, तो हम किसी भी हाइट पे जाके जो है लड़ाई लड़ सकते हैं। कई चीजें इसमें ऐसी थी कि हमारे पास जैसे इक्विपमेंट नहीं था, वहां पे बहुत सी फौज को हमने और इलाकों से जो है कारगिल सेक्टर में और बटालिक सेक्टर में जो है हमने मूव किया था, जिसकी वजह से हमारे पास विंटर क्लोथिंग नहीं थी। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपने -25 से -40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर अगर आपने ऑपरेट करना है तो कितना मुश्किल है बिना विंटर क्लोथिंग, बिना अपने आप को जो है कवर किए जो है आप जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि एक्लिमेटाइजेशन नहीं थी। जो यूनिट बाहर से आई थी उनके पास हमारे यहाँ जो है एक तरतीब है एक्लिमेटाइजेशन की कि 9,000 फीट से जो आप ऊपर जाते हैं तो आपको एक हफ्ता जो है एक्लिमेटाइज करना पड़ता है। तो इसी तरह से जो है हमारी फौज को एक्लिमेटाइज करना पड़ा। इसके अंदर कोऑर्डिनेशन उस टाइम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद अंत में परिणाम जो है भारत के पक्ष में रहा। सर, समय की कमी है, अंत में सर मैं आपसे 2 लाइंस जानना चाहूंगी जो आप संदेश आज की युवा पीढ़ी को देना चाहें। देखिए, हिंदुस्तान जो है बहुत ही हमारे यहाँ यूथ बहुत ज्यादा है। मतलब अगर हम एज के हिसाब से चले तो आज हम विश्व में सबसे ज्यादा जो है यूथ की संख्या सबसे ज्यादा है। और इसके अंदर हमारे जो अब आप देखिए 2 बच्चों ने जो है वो ड्रोन्स उन्होंने अभी आविष्कार किया है। और इसी तरह मैं चाहता हूं कि हमारे जो यंग जनरेशन है उनको सबसे पहले तो जो पिछली जंग हुए हैं या पुराने टाइम में राजा महाराजा जैसे शिवाजी महाराज हैं और भी हैं, राणा प्रताप है, इन सब के बारे में उनको जानना चाहिए। और उसके बाद हिंदुस्तान के जो ये अवॉर्डीज हैं उनकी कहानियां पढ़नी चाहिए और पढ़ाई जानी चाहिए हमारे टेक्स्ट जी। ऑगस्टिन जी, आपके पास आऊंगे, आपकी ओर से क्या संदेश आज की युवा पीढ़ी के लिए? देखिए, मैं ये एक ही चीज कहूंगा, अंग्रेजी में कहते हैं द लास्ट ऑफ द फाइटर पायलट इज बॉर्न। आखिरी फाइटर पायलट की जो है पैदाइश हो चुकी है, क्योंकि जैसे अभी ब्रिगेडियर संजय खन्ना साहब बता रहे थे, अभी सब वॉरफेयर जो है ड्रोन के द्वारा किया जाएगा। अभी मौका है आपको फाइटर पायलट बनने का, कोशिश कीजिए और लगे रहिए। और मैं कहूँगा फाइटर जहाज में बैठ के फाइटर जहाज को उड़ाने से और देश का सेवा करने से बड़ा कोई काम अगर कोई हो तो मुझे दिखा दीजिए, मैं वो करना चाहूंगा। देश का सेवा जो है सबसे बड़ा धर्म है, परम सेवा है। शायद उसका अगला सेवा अगर मैं मानूंगा देश के बाद का जो सेवा है वो है माँ बाप का सेवा। तो इन सबसे ऊपर में सबको और देश भारत भी हमारी माता है और आपको मौका मिलेगा ये करने का, जरूर कोशिश कीजिए। जी। विनोद जी, आपके पास आते हुए आपकी क्या कुछ कमेंट्स रहेंगे और क्या कुछ संदेश आज की युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि आज एक बड़ा दिन है, कारगिल विजय दिवस है, हर कोई वीर जवानों के सामने नतमस्तक है आज के दिन। देखिए, मैं यही कहूंगा क्योंकि युवा जो है वो देश के मुस्तकबिल हिंदुस्तान हैं, वो डेस्टिनी डिजाइनर्स हैं और भारत के भाग्य विधाता हैं। और मैं उनसे यही कहूंगा कि ये जो परचम लहरा रहा है भारत में, वो हवाओं से नहीं लहरा रहा, वो उन वीर शहीदों की सांसों से लहरा रहा है जिन्होंने अपने प्राणों की न्यौछावर दी है। और यही कहूंगा कि ये वतन तुम्हारे हवाले साथियों, क्योंकि कारगिल में ये लिखा रखा हुआ है वहाँ कि आई विल लाई देयर
साइलेंट एंड कूल, आई विल राइज अगेन व्हेन इंडियन बिगल्स कॉल मी। तो जब भी भारत को युवाओं की जरूरत होगी, आज हम भी रिजर्विस्ट हैं, और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब भी मैंने लिख के दिया था कि साहब मेरी जो भी सेवाएं चाहिए मैं आज भी तैयार हूं। मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूं जिसका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है, सबसे ज्यादा सेना में अधिकारी अगर किसी परिवार ने दिए हैं तो हमारे परिवार ने दिए हैं, क्योंकि हमारा खून लाल नहीं है, जब भी आप निकाल के देखेंगे तो वो हरे रंग का निकलता है। और भारत के लिए मैं युवाओं से यही कहूंगा कि अब ये भारत की सदी है और हमें बड़ा सद के इस देश को आगे ले जाना है। जी सर, और आज का दिन बहुत बड़ा है हर एक भारतवासी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ, आप तीनों को ही जय हिंद, और बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप सभी का जो चर्चा में जुड़े, हमारे साथ हिस्सा लिया है और आज की युवा पीढ़ी के लिए संदेश भी दिए हैं। फिलहाल के लिए हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। नमस्कार।